हेलो, गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। आज आपके बीएससी सेकेंड सेम का क्लास हिंदी बेसिक क्या तो भीष्म साहनी की कहानी चीफ की दावत, इस कहानी का विश्लेषण करता हूँ, पात्रों का परिचय दे देता हूँ, इसका सारांश भी बता देता हूँ। ध्यान से सुनिए। अगर कुछ समझ में नहीं आता तो कृपया पूछने का प्रयत्न कीजिए। तो विद्यार्थियों, चीफ की दावत, चीफ का मतलब प्रमुख, मुख्य, दावत यानी आमंत्रण। तो इस कहानी की शीर्षक से हमें ये मालूम हो जाता है कि चीफ की दावत क्या है। तो इस कहानी में एक सोमनाथ नामक पात्र है और उसकी एक पत्नी, धर्मपत्नी है। तो इन दोनों ने यानी श्यामनाथ ने अपने बॉस को, अपने साहब को अपनी तरक्की पाने के लिए घर बुलाया है। क्या किस लिए घर बुलाया? कि खाने के लिए आमंत्रित कर लिया, आमंत्रण देख कर आया है। और घर में क्या है, पति पत्नी क्या है, घर का सामान ठीक ठाक ढंग से रखने के लिए मेहनत कर रहे हैं। क्या और ऐसी मेहनत कर रहे हैं कि बस दोनों को भी पसीना आया है। क्या है, एक काफ़ी लगन से मेहनत चल रही है। यानी कि साहब आने के बाद कुछ नाम नहीं रखना चाहिए, ये कुछ गलत नहीं समझना चाहिए, खुश होना चाहिए। वो खुश करने के लिए घर का काम ठीक से साफ सफाई, जो सामान जिस ढंग से जहाँ रहना चाहिए, टेबल पर क्या रहना चाहिए, कुर्सी किस तरह रहनी, सोफा कैसा रहना चाहिए, ये सोच समझकर प्लान दल के पति पत्नी कर रहे हैं। उतने में श्यामनाथ को एक याद आ गया। क्या और अपनी पत्नी को इंग्लिश में कह रहा है कि माँ का क्या हुआ। क्या तो माँ का क्या हुआ? तो श्रीमती कतरती हुए बोली कि भाई उन्हें पिछवाड़े इनकी सहेली के घर भेज दो, रात भर बेशक वहीं रहे, कल आ जाएंगे। तो श्यामनाथ कहता है, सिगारेट में मुंह में रखे हुए शुक्ड़ी आंखों से श्रीमती के चेहरे की ओर देखते हुए पल भर सोचते हुए फिर सिर हिलाकर बोले, नहीं, मैं नहीं चाहता कि उस बुढ़िया का आना जाना यहाँ फिर से शुरू हो। पहले ही बड़ी मुश्किल से बंद किया है, क्योंकि पिछवाड़े में एक बूढ़ी रहती है, माँ कभी कभी वो पहले जाती थी, लेकिन आपस में बातें होने से घर में झगड़ा हो जाता था। कुछ लगाती थी घर में माँ आकर, कुछ मुझे और आपको बोलती थी, इसलिए उसको आना जाना बंद ही कर दिया बोलकर फिर अगर इनको भेजे तो फिर उनका आना जाना हो जाता है, फिर घर में और मुश्किल हो सकती है। तो मेहमान कहीं 8 बजे आएंगे, इससे पहले ही अपने काम से निपट लेना है। तो सुझाव ठीक था, दोनों को पसंद आ गया। मगर फिर सहसा श्रीमती बोल उठी। जो वह सो गई और नींद में खर्राटे लेने लगी तो साथ ही तो बरामदा है जहाँ लोग खाना खाएंगे। तो बाजू में उनके कमरे में अगर सो जाती है और खर्राटा शुरू करती है घोरने का काम नींद में, तो मेहमानों को अच्छा नहीं लगेगा। तो क्या करेंगे, सोचते रहते हैं। तो इन्हें कहीं देंगे कि अंदर से दरवाज़ा बंद कर ले। तो कह देंगे कि अंदर से दरवाज़ा बंद करके माँ तुम अंदर ही सो जाओ, तो मैं बाहर से ताला लगा दूंगा, या माँ को कह देता हूँ कि अंदर जाकर सोए नहीं, बैठे रहे और क्या करें। तो सोमनाथ अपनी पत्नी से बातचीत कर रहा है कि माँ को एक कमरे में अंदर डाल करके बाहर से ताला लगा देंगे और सो मत, खड़े बैठो, क्योंकि सो जाती है तो नींद में खर्राटे मारती है। अरे ऊपर बाहर से तो ताला लगाया सो है और आप ताला लगा सो अंदर से आवाज़ आ रहा है बोलकर पूछो तो फिर मुश्किल हो जाती है, इसलिए उनको खड़ी ही बैठना बोलकर बोल जाते हैं। तो इन्हें अंदर जाकर सोए नहीं, बैठे रहे या और क्या करें। और जो सो गई हो तो डिनर का क्या मालूम कब तक चले, 11-11 बजे तक तो तुम ड्रिंक ही करते रहते हो। तो पत्नी कह रही कि भाई अगर सो जाती है तो आवाज़ आ जाता है, पता नहीं कब तक तुम्हारे ड्रिंक हो जाती है, पार्टी कब तक रहती है पता नहीं। इसलिए श्यामनाथ कुछ सीख उठे, हाथ से गोड़ते बोले कि झटकते बोले, अच्छी भली ये भाई के पास जा रही थी, तुमने यूं ही रख लिया हो, अच्छा खुद को अच्छा कह लेने के लिए। तो पत्नी कहती है, तुम भला और
तुम माँ बेटे दोनों क्या बातों में मैं क्या बुरी बनूं? तुम जानो तुम्हारी माँ जाने, क्योंकि मेरा फ़र्ज़ है कि सास को मुझे संभालना है, इसलिए रही है बोलकर बोल दिया, रही, रख ली। आप बोले तो मुझ पर ही डालते क्या? तुम्हारी माँ भले तुम भला, तुम क्या भी कर लो बोलकर बोल जाती हो। मिस्टर श्यामनाथ चुप रहे। मौका बहस का न था, समस्या का हल ढूंढने का था। दोनों उन्होंने घूमकर माँ की कोठरी की ओर देखा। कोठरी का दरवाज़ा कम बरामदे में खुला था। बरामदे की ओर देखते वो झट से बोले, मैंने सोच लिया, और इन्हीं कदमों माँ की कोठरी के बाहर जाकर खड़ी। माँ दीवार के साथ एक चौकी पर बैठी दुपट्टे से मुँह सिर माला जप रही थी। सुबह से तैयारी देखते हुए माँ का भी दिल धड़क रहा था। बेटे के दफ्तर का बड़ा साहब घर पर आ रहा है और सारा काम सुविधि से चल रहा है। तो साहब ऑफिस का साहब जो है, बड़ा साहब है दफ्तर का, ऑफिस का, और जो भी काम ठीक ढंग से अच्छा अगर रखेंगे, करेंगे, उनका स्वागत ठीक ढंग से करेंगे तो खुश हो जाएंगे और मुझे कुछ मिल जाएगा। माँ आज तुम खाना जल्दी खा लेना, मेहमान लोग 7:30 बजे आ रहे हैं। माँ को समझा रहा है बेटा सोमनाथ कि भाई जल्दी खाना खा लो और जल्दी खाना खाने के बाद जल्दी वो हो जाता है। माँ ने देर से मुंह पर से दुपट्टा हटाया और बेटों को देखते हुए कहा, आज तुम मुझे खाना नहीं खाना है बेटा, तुम जानते हो मांस मछली बने तो मैं कुछ खाना नहीं खाती, क्योंकि माँ ये पुरानी विचारधारा है कि मतलब ये नॉनवेज नहीं खाते, पूजा पाठ में विश्वास रखने वाली माँ है। और इन्होंने क्या है, जल्दी खाने के लिए बोलने के बाद वो बोल रही कि मैं आज खाना नहीं खाऊंगी, आज मेरा उपवास है, मेरा व्रत है, क्या तुम खा लो, जहाँ जो आप करो बोले मैं करूँगी, लेकिन खाना नहीं खाऊंगी बोलकर माँ अपनी बेटी को कहती। जैसी वो काम अपने काम से जल्दी निपट लेना। अच्छा बेटा, तो माँ कह रही है, बेटा कहता है कि तुम जो भी है खाना खाओ या उपवास रहो, तो जल्दी जो भी है कर लेना बोलते हैं। माँ, जब हम लोग पहले बैठक में बैठेंगे तो उतनी तुम देर तो बरामदे में बैठना, फिर जब हम यहाँ जाएंगे तो तुम गुसल खाने में रास्ते बैठने में चले जाना, तो जिधर से मेहमान आते उसके सामने आप मत आना बोलकर माँ को बेटा समझाने का प्रयत्न कर रहा है। तो माँ अवाक बेटे का चेहरा देखने लगी, फिर बोली, अच्छा बेटा। चुपचाप बेटे के चेहरे को देखे और बाद में बोली कि ठीक है बेटा, वही करूँगी जो आप चाहते हो। माँ, आज जल्दी से नहीं जाना, तुम्हारे खर्राटे की आवाज़ दूर तक जाती है। माँ लज्जित सी आवाज़ में बोली, क्या करो बेटा, मेरे पास मैं बीमार हूँ, नाक से सांस नहीं ले सकती, इसलिए क्या मुंह से सांस लेती हूँ तो खर्राटे आ जाते हैं। मिस्टर श्यामनाथ ने इंतज़ाम तो कर दिया, फिर भी उनकी उधेड़ बूंद खत्म नहीं हुई। तो चीफ अचानक उधर आ निकला। तो 8-10 मेहमान होंगे, देसी अफसर, उनकी स्त्रियाँ होंगी, कोई भी गुसल खाने की तरफ जा सकता है। क्षोभ और क्रोध में वह झुंझलाने लगे। एक कुर्सी को उठाकर बराबर में कोठरी के बाहर रखते हुए बोले, आओ माँ, इस पर जरा बैठो। माँ माला संभालती पल्ला ठीक करती उठी और धीरे से कुर्सी पर आकर बैठ गई। यूं नहीं माँ, टांगे ऊपर उठाकर नहीं बैठ सकते, ये खाट नहीं है। तो माँ को क्या है, कहाँ बिठाना, कैसे बिठाना, ये बेटा सोचकर एक कुर्सी पर बिठाया। और कुर्सी पर बिठाने पर वो एक आदत पहले से होने से क्या है, माँ पाँव ऊपर उठाए तो नहीं, ऐसा नहीं बैठ सकते, खाट पर कैसा भी बैठ सकते, यहाँ नहीं है, नीचे ठीक ढंग से बैठो बोलकर माँ को समझा रहा है। माँ ने टांगे नीचे उतार लिया और खुदा के वास्ते नंगे पाँव नहीं घूमना, ये भी एक बता दिया। माँ चुपचाप सुनते रही। कपड़े कौन से पहनना ये भी चिंता है उनको, जो वही पहनूंगे बेटा, जो है पहनूंगी। तो मिस्टर श्यामनाथ सिगारेट मुंह में रखे फिर अधकुली आंखों से माँ की ओर देखते हुए लगी और माँ के कपड़े की ओर सोचने लगी कि माँ को कौन सा कपड़ा पहनाया जाए। श्यामनाथ हर बात में तरक्की चाहते थे, यानी माँ अगर पुराने कपड़े पहनेंगे तो हम क्या है, बैकवर्ड समझेंगे लोग साहब आने वाले, इसलिए माँ भी अच्छे कपड़े पहने जो नयापन हो। तरक्की चाहते थे। घर का सब संचालन उनके हाथ में था। खूंटियाँ कमरे में कहाँ लगाए, कहाँ बिस्तर कहाँ बिछे, ये सब सोच करके है माँ को ठीक ढंग से कपड़े पहनने का, ठीक ढंग से मेज़ पर कौन से साइज़ पे कैसे, ये श्यामनाथ को चिंता थी। फिर चीफ का दावत है, चीफ का साक्षात माँ से हो गया तो कहीं लज्जित नहीं होना चाहिए। माँ
को सिर से पाँव तक देखते हुए बोले, तुम सफ़ेद कमीज़ और सफ़ेद सलवार पहन लो माँ, पहन के जाओ तो ज़रा देखो। तो माँ को बेटा कह रहा है कि माँ सफ़ेद कपड़े पहनो, न जाने आपको साहब अगर नीचे से ऊपर तक देखे तो आप पुरानी साड़ी पर रहेंगे, अगर साड़ी अगर ज़रा नीचे कम ज़्यादा कम हो गए तो साहब को अच्छा नहीं लगेगा बोलकर बोलने पर माँ उठ कर अपने कोठे की ओर चली गई। ये माँ का झमेला ही रहेगा। उन्होंने फिर अंग्रेजी में अपनी स्त्री से बोला, कोई ढंग की बात हो तो भी कोई बात नहीं, अगर कहीं कोई उल्टी सीधी बात हो तो चीफ को बुरा लग जाएगा, सारा मज़ा उतर जाएगा। तो ये सोमनाथ को यही चिंता है कि भाई किसी भी कीमत पर अपने साहब को क्या है खुश करना चाहता है। माँ सफ़ेद कमीज़ और सफ़ेद सलवार पहनकर बाहर निकली। छोटा सा कस सफ़ेद कपड़ों में लिपटा, छोटा सा सूखा हुआ शरीर, धुंधली आंखें, केवल सिर के आधे झड़ी हुए बाल पल्ली की ओट में छिपे पाए थे, पहले से कुछ कम ही कुरूप नज़र आ रही थी। चलो ठीक है, कोई चिड़िया उड़िया हो तो वह भी पहन लो, कोई हर्ज नहीं है। चिड़िया कहाँ से लाओ बेटा, तुम तो जानते हो सब जेवर तुम्हारी पढ़ाई में बिक गए। क्योंकि बेटे को पढ़ाने के लिए माँ ने अपने जेवर जो भी है गहने हैं बेच कर उनको पढ़ाया है। ये बेटों को तीर जैसा लग गया क्या? कह रहा है कि सीधा सीधा जो भी बोलना है बोलो। माँ ऐसा क्यों बोल रही है मुझे, जो भी बोलना सीधा बोलो। तो ये कौन सा राग छेड़ दिए बोलकर माँ को थोड़ा सा एक दुखी होकर बेटा कह रहा है, जो सीधा है बोलना बोलो। कहे पढ़ाई लिखाई में तकलीफ है, जो जेवर बिका है ये क्यों बोल रही है बोलकर, मैं कुछ नहीं लड़ूंगा, क्या जितना दिया था उससे दुगना ले लेना। तो जो भी तुम इतना गहने बेच कर मुझे पढ़ाए और उससे डबल ले लो बोलकर माँ को बेटा कह रहा है। 5:30 बजे मेरी जीभ जड़ जाए बेटा, तुमसे जेवर लूँगी, मेरे मुंह से यूं ही निकल गया। हाँ, जो होते तो लाख बार पहनते बेटा, मेरे पास अब कुछ भी नहीं है। और तुम्हारे पास से जो भी तुम्हारे लिए मैं बेच कर पढ़ाई हूँ तो उसके बदले भी मैं कुछ नहीं लूँगी। क्या ये मेरे जीभ मतलब अचानक मुँह से निकल गया, माफ़ करो, जैसा इस तरह की भाषा बेटे को बोली। 5:30 बज चुके थे। अभी मिस्टर श्यामनाथ को खुद ही नहा धोकर तैयार होना था। उनकी पत्नी भी अंदर चली गई थी नहा धोने के लिए। माँ रोज़ की तरह गुमसुम बने नहीं बैठी रहना, अगर साहब इधर से निकले और कोई बात पूछो तो भी ठीक से जवाब देना। तो माँ कहती है, ना मैं पढ़ी हूँ, मैं लिखी हूँ, मुझे कुछ बोलने नहीं आएगा। तो तुम कह देना माँ अनपढ़ है, कोई जानती समझती नहीं, वह नहीं पूछेगा। तो कहना है कि माँ अनपढ़ है भाई, पढ़ी लिखी नहीं है, इसलिए क्या कुछ भी मत पूछो बोलकर क्या बोल रही है माँ। क्या तब बेटा कहता है ठीक है, वही कहूँगा। 7 बजते बजते माँ का दिल धक धक करने लगा। क्या न जाने क्या क्या होता है, बेटा तो इस तरह के आदेश दे रहा है, मैं घबर गई हूँ बोलकर माँ कहती है। अंग्रेजों तो दूर ही, अंग्रेजी से अगर कुछ पूछते तो मैं जवाब नहीं दे पाती, क्योंकि हिंदी में भी अगर पूछे तो मैं जवाब नहीं पाती बोलकर दे नहीं पाती बोलकर बेटा माँ बेटे के सामने घबर गई। ना मालूम क्या पूछे, मैं क्या कहूँगी। माँ जी चाहा कि चुपचाप पिछवाड़े विधवा शैली के घर चले जाओ। तो माँ कहती है कि मैं पिछवाड़े पीछे जो घर के पीछे है एक विधवा स्त्री है, उसके पास जाकर मैं चुपचाप बैठ जाऊँ क्या बोलकर सोच रही है। लेकिन वैसा नहीं हो सकता। क्या टांगे लटकाए बैठी है, ये कुछ तो बोलेंगे, मुझे अच्छा नहीं लगता कुर्सी पर बैठना बोलकर माँ चिंतित होकर बैठी भी है। क्या एक कामयाब पार्टी है, वह है जिसमें ड्रीम कामयाबी से चल जाए। तो श्यामनाथ सोच रहा है कि भाई ये कामयाब पार्टी है, सोच समझकर पार्टी दे रहा हूँ मैं हमारे बॉस को। उनके साथ जो भी मेहमान आएंगे, उनकी महिला आएंगे, उसकी पत्नी आएंगे, मेम साहब आएंगे, तो सभी आने के बाद जो भी एक शिष्टाचार होता है, शिष्टाचार के नाते जो करना है मैं करता हूँ। ड्रिंक की पार्टी है, नॉनवेज खाने की पार्टी है, उस जब होने के बाद सब खुश होना, साहब खुश होना, चले जाना, ताकि मेरी तरक्की हो जाए। और इसी रो में पीते पिलाते 10:30 बज गए, वक्त
गुजरते पता ही नहीं चला। आखिर सब लोग अपने अपने गिलास में से आखिरी घूंट पीकर खाने के लिए तैयार हो बैठे और बाहर निकले। आगे आगे शामनाथ रास्ता दिखाते हुए, पीछे चीप और दूसरे मेहमान। खान पीने का हुआ और खाने के लिए डाइनिंग रूम की ओर चले जा रहे। बराबर में पहुंचते शामनाथ सहसा ठिठक गए। जो दृश्य उन्होंने देखा उससे उनकी टांगे लड़खड़ा गई और क्षण भर में सारा नशा हिरन होने लगा। बरामदे में इन कोठरी के बाहर माँ अपनी कुर्सी पर ज्यों की त्यों बैठी थी, मगर दोनों पांव कुर्सी सीट पर रखी हुई थे, क्योंकि अचानक माँ पर नजर गई और जो जिस ढंग से मत बैठो बेटा बोला था उसी ढंग से माँ बैठी थी। फिर सिर दाएं से बाएं और बाएं से दाएं झूल रहा और मुंह में से लगातार गहरी खराटे की आवाज़ें आ रही थी। जब सिर कुछ देर के लिए टेढ़ा होकर एक तरफ थम जाता तो खर्राटे और भी गहरे हो जाते थे, और फिर जब झटके से नींद टूटती तो सिर फिर दाएं से बाएं झूलने लगता था। पल्ला सिर पर से खिसक आया था और माँ के झर्रे हुए बाल आधे गंजे सिर पर अस्त व्यस्त बिखर रहे थे, क्योंकि माँ को जो बिठाया कुर्सी पर तो वो खर्राटे मारने लगी है। देखते ही शामनाथ क्रुद्ध हो उठे। जी चाहा कि माँ को धक्का देकर उठा दे क्या और उन्हें कोठरी में धकेल दे, मगर ऐसा करना संभव न था। ऐसा करना संभव न होता। फिर संभव न था। फिर चीप और बाकी मेहमान पास खड़े थे। माँ को देखते ही अफसरों की कुछ स्त्रियां हंसी दी कि इतने में चीफ ने धीरे से कहा, पुअर लेडी। इतने में चीफ ने क्या कहा? पुअर लेडी। पुअर लेडी जब कहा है तो शामनाथ को थोड़ा सा बुरा लगा। एक हड़बड़ा के उठी बैठ गए। सामने खड़े इतने लोगों को देखकर ऐसे घबराहट की कुछ कहते न बना। झट से पल्ला सिर पर रखती हुई खड़ी हो गई और जमीन को देखने लगी। यानी उठकर खड़ी हो गई और नीचे देखना शुरू की माँ, और लड़खड़ाते लगी और हाथों की उंगलियां थरथर कांपने लगी। एक तो घबर गई और नीचे की ओर देखना शुरू कर दी। तब माँ तुम जाके सो जाओ, तुम क्यों इतनी देर तक जाग रही थी? और खिसखिसाई हुई नज़रों से शामनाथ चीप की ओर देखने लगा। चीप के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वह वहीं खड़े खड़े बोले, नमस्ते। माँ ने झिझकते हुए अपने में सिमटते हुए दोनों हाथ जोड़े, मगर हाथ दुपट्टे के अंदर माला को पकड़े हुए था, दूसरा बाहर ठीक तरह से नमस्ते भी न कर पाए। शामनाथ इस पर भी खिन्न हो गया। यानी एक हाथ क्या है माला, दूसरा हाथ भी जल्दी निकलनी है अंदर से, नमस्ते नहीं कर पाए। इसका भी थोड़ा सा दुख क्या है सोमनाथ को हुआ। इतने में चीप ने अपना दाया हाथ मिलाने के लिए माँ के आगे ने किया। माँ और भी घबरा उठी। माँ हाथ मिलाओ, पर हाथ कैसे मिलाती? दाएं हाथ में तो माला थी। घबराहट में माँ ने बायां हाथ ही सांप के दाएं हाथ में रख दिया। शामनाथ दिल ही दिल में जल उठे। देसी अफसरों की स्त्रियां खिलखिलाकर हंस पड़ी। यूं नहीं माँ, तुम जानती हो दायां हाथ मिलाया जाता है, दायां हाथ मिलाओ। बेटा अपने माँ को कह रहा है क्या? तब मगर जब तक चीप माँ का बायां हाथ ही बार बार हिलाकर कह रहे थे, हाउ डू यू। अंग्रेजी ऑफिसर है। और तो आप कैसे हैं? तो क्या कहो माँ मैं ठीक हूँ, खैरियत हूँ से हो। माँ कुछ बड़बड़ाए। माँ कहती है मैं ठीक हूँ, कहो माँ मैं हाउ डू यू हूँ। माँ धीरे से सकुच साते हुए बोली, हो डू। एक बार फिर कह उठा। यानी माँ को इंग्लिश नहीं आता था बोलने जो वाक्य सुनी हो बोलना शुरू की। बोली हो डू। मतलब क्या है, सभी को एक हंसी मजाक हुआ माँ का। वातावरण हल्का होने लगा। साहब ने स्थिति संभाल ली और लोग हंसने चहकाने लगे थे। शामनाथ के मन का क्षोभ भी कुछ कम होने लगा था। यानी साहब समझ गया कि ये अनपढ़ महिला है, इनकी माँ।
बोलने नहीं आता बोलकर खुद नहीं हंसा, दूसरे हंस रहे थे, वो माहौल को शांत कर दिया। साहब अपने हाथों में से माँ का हाथ अब भी पकड़ी हुई थी और माँ सिकुड़ी जा रही थी। साहब के मुंह से शराब की बू आ रही थी, क्योंकि साहब शराब पिए थे। उसकी बू माँ को लग रही थी, वो अच्छा नहीं लग रहा था माँ को। फिर भी क्या है, वो बातें करने से शर्मा कर बेटे के वास्ते चुपचाप खड़े रह गई। शामनाथ अंग्रेजी में बोले, मेरी माँ गांव की रहने वाली है, उम्र भर गांव में ही रही, इसलिए आपसे लज जाती है। तो साहब को बता रहा है कि मेरी माँ गांव के रहने वाले, खेड़े गांव के रहने वाली है, क्या है, ज़िंदगी भर उधर ही है। अब मुझे नौकरी लगी इसलिए मेरे और आ गई है, तो क्या है, आप ज़रा शर्मा रही है क्या। तो शर्मा रही है क्या। तो माँ साहब कहते, कोई गाना सुनाओ, कोई पुराना गीत क्या। तो तुम्हें तो कितनी ही याद आएंगे। तो बेटा माँ को कह रहा है कुछ गाना वगैरह सुनाओ, क्योंकि गाना वगैरह सुनाओ और हमारे साहब ये गाना सुनकर खुश हो जाएंगे बोलकर बोल रहे हैं। तो माँ धीरे से बोली, मैं क्या बताऊँ बेटा, मैंने कब गाया है। वाह माँ, मेहमान का कहाँ भी कोई टालता है, कहाँ भी कोई टालता है। साहब ने इतनी रीस से कहा है, नहीं गाएगी तो साहब बुरा मानेंगे। मैं क्या गाऊँगी बेटा, मुझे क्या आता है। वहाँ कोई बढ़िया टप्पे सुना दो, 2 पत्थर अनार दे। देसी अप्सरा और उनकी स्त्रियाँ ने इस सुझाव पर तालियां पीटे। माँ कभी दीन दृष्टि से बेटी की ओर देखती रह गई, कभी पास खड़ी बहू के चेहरे को, क्योंकि गाना ही नहीं आता था माँ को। बेटा क्या है, ज़बरदस्ती कर रहा है खुश, साहब को खुश करने के लिए। फिर ये माँ एक गरीब अवस्था में, एक दीनता, मतलब एक हताश होकर, निराश होकर इनकी और बेटे की और बहू की ओर देख रही है क्या। इतने में बेटे ने गंभीर आदेश भरे लहजे में कहा, माँ इसके बाद हाँ ना का